हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आज हम पढ़ेंगे परिवहन, है ना, जो क्लास 8 का है। और हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन क्या होता है, परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास में। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे बस है ना। और यहाँ पे देखिए तो बस में लोग चढ़ने के लिए लाइन लगे हुए हैं, है ना। सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं, सभी मास्क पहने हुए हैं। और ये लोग एक स्थान से कहीं अपने गंतव्य स्थान पे, है ना, कोई है कि कार्य के लिए, कोई है पढ़ने के लिए, और कोई है अपने परिजनों के पास जाने के लिए बस में चढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लोग जो है बस में चढ़ रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो बस से उतर रहे हैं, यानी कि ये लोग को जहाँ भी जाना था वे वहाँ पहुँच गए हैं और ये बस से उतर रहे हैं नीचे। ठीक है, तो बस में चढ़े, यानी कि एक स्थान से चढ़े, एक स्थान में वो लोग बस में चढ़े और दूसरे स्थान में आके उतर गए जहाँ इनको जाना था। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसे ही हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो परिवर्तन हुआ उसे ही हम परिवहन कहेंगे। ठीक है, और किसके माध्यम से हुआ, तो बस के माध्यम से हुआ। तो ये इसे ही हम परिवहन कहेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तु को ले जाना, है ना, किसी भी व्यक्ति के को आना या ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, है ना। परिवहन पढ़ रहे हैं तो परिवहन जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और वहन, है ना। परि जोड़ वहन मिलके परिवहन होता है। तो परि का अर्थ होता है पार और वहन का अर्थ होता है ले जाना, यानी कि पार ले जाना, इस पार से उस पार, है ना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो परिवहन का मतलब क्या हो गया, पार ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है, तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, है ना। देखिए परिवहन व्यक्तियों को, जीव जंतुओं या फिर किसी भी वस्तुओं को किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या ले आने और ले जाने, है ना, लाने और ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ बहुत सारे परिवहन है ना। कुछ लोग हैं, देखिए बस में यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, है ना। कुछ रिक्शा में है, कार में है, कुछ लोग बाइक चला रहे हैं, है ना। कुछ पैदल भी चल रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ लोग साइकिल भी लिए हुए हैं। तो ये जो है सड़क परिवहन हो गया। ठीक है, जो सड़क पे चल रही है वो सड़क परिवहन हो गया। और यहाँ देखिए ट्रेन है ना, जो रेल मार्ग में ट्रेन चल रही है, तो ये भी हो गया रेल परिवहन। और यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग नाव है और कुछ लोग नाव में बैठे हुए हैं और एक स्थान से इस पार से उस पार जा रहे हैं, यानी कि नाव के माध्यम से जल परिवहन कर रहे हैं, जल में परिवहन कर रहे हैं। ठीक है, जल मार्ग द्वारा। और यहाँ देखिए यहाँ वायु, हम लोग देखते हैं कि ये हवाई जहाज है और ये हवाई जहाज कहाँ चलता है, तो हवा में उड़ता है ना। तो ये वायु में, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हवाई जहाज के द्वारा भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना। तो इसे भी हम कहेंगे वायु परिवहन। ठीक है, जो ये हो गया सड़क परिवहन, ये हो गया रेल परिवहन, और ये हो गया जल परिवहन, और ये हो गया वायु परिवहन। तो इस तरह हमसे इस इमेज को देखने से हमें पता चलता है कि जो परिवहन है इसे हम कितने भाग में बांट सकते हैं। एक तो देखिए परिवहन स्थल भाग में हो रहा है, तो इसे हम स्थल परिवहन कहेंगे, है ना। और ये इसे हम जल परिवहन कहेंगे, जो जल मार्ग में चल रही है परिवहन उसे हम जल परिवहन कहेंगे, और इसे हम वायु परिवहन कहेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे कि परिवहन को हम 3 भागों में बांटा गया है ना, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। देखिए परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, तो स्थल परिवहन को भी देखिए 3 भागों में बांटा गया है ना। सड़क परिवहन,
रेल परिवहन और पाइपलाइन, है ना। आज की क्लास में हम इसे ही पढ़ेंगे विस्तार से। इसके अलावा देखिए जल परिवहन को भी दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे स्थल परिवहन का। सड़क परिवहन में क्या कौन कौन से परिवहन आते हैं, कितने प्रकार के सड़क होते हैं, रेल परिवहन क्या होता है और पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। तो सड़क परिवहन, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में एक है ना। हमारे भारत में बहुत सारे सड़क हैं, हर जगह को, हर राज्य को, हर जिले को जोड़ने के लिए सड़क बनाए गए हैं, है ना। तो इस तरह जब हम यदि हम ऊंचाई से देखेंगे तो एक जाल की तरह नजर आएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत विश्व के सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सड़क के जाल वाला देश में से एक है। ठीक है, सड़क परिवहन का एक मुख्य साधन है। परिवहन के लिए सड़क सबसे मुख्य साधन है। देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। हम लोग जो भी एक क्लास का पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखें कि जितने भी संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, उन्हें हम उनकी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम सड़कों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग राजमार्ग, और एक हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा हो गया राज्य मार्ग, चौथा है जिला मार्ग, पांचवा है अन्य मार्ग और छठा है सीमांत सड़कें। यानी कि सड़कों को भी हम अलग अलग भागों में बांटे हैं, है ना। आइए हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, है ना, महाराजमार्ग। यानी कि महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मार्ग को हम महाराजमार्ग कहेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या कौन सा मार्ग है, तो यह मार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को आपस में 6 लाइन वाली सड़कों से जोड़ने वाला मार्ग है। ठीक है, देखिए ये है हमारा भारत देश, है ना। भारत देश में देखिए यहाँ है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, और नीचे में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु राज्य में चेन्नई है, और यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई है। इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है ना। इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है, और ये जो सड़क है वो कितने लाइन वाली है, तो 6 लाइन वाली है। देखिए यहाँ पे इमेज में देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 एक साथ, मतलब एक साथ इसमें 6 गाड़ी जा सकती हैं। यानी कि 3 गाड़ी जा सकती हैं और 3 गाड़ी इधर से आ सकते हैं। तो एक साथ 6 गाड़ी चलने वाली लाइन को हम 6 लाइन वाली मार्ग कहेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे ही चतुर्भुज राजमार्ग यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। और ये देखिए, इसे यदि हम ध्यान से देखें तो ये हल्का सा चतुर्भुज की तरह नजर आ रहा है ना। चतुर्भुज की तरह नजर आने के कारण ही इसे चतुर्भुज यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, और यह मार्ग द्रुत गति से आने जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो द्रुत गति का मतलब होता है कि बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली वाहन यहाँ पे चलती है। ठीक है, यह परियोजना, यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बनाने की जो परियोजना है, यह शुरू कब हुई थी, तो 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा शुरू की गई थी, है ना। और 2012 में यह पूर्ण हो गई। इसके अंतर्गत इसी के यानी स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत ही दो और भी सड़कें आती हैं। तो कौन कौन से आती हैं, तो इसके अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा भी आता है। तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है ना। जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को जोड़ती है। तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा का अर्थ होता है उत्तर से यानी कि भारत के उत्तर भाग से दक्षिण भाग को जोड़ने वाली जो सड़क है उसे ही उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है ना। और पूरब के असम की जो सिलचर है, सिलचर से पूरब से पश्चिम में जो पोरबंदर है, इसको जोड़ने वाली जो सड़क है ना, उसे हम
पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं। ठीक है, तो ये सड़क का ही नाम है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, और जो पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाली सड़क को ही उत्तर दक्षिण का गलियारा और पूरब पश्चिम का गलियारा कहा गया है। इस सड़क का निर्माण, है ना, ये जो सड़कें हैं, इन सड़कों का निर्माण कौन करता है और देख रेख जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करती है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इन मार्गों की देखरेख या निर्माण कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। यह मार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को, है ना, जो राष्ट्रीय मार्ग होते हैं, एक मार्ग से दूसरे राज्य को, है, यह मार्ग जो है राज्य को, एक राज्य से दूसरे राज्य को और दूसरे राज्य को तीसरे राज्य से, अर्थात कई राज्यों को आपस में जोड़ती है। इस राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राष्ट्र के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को जोड़ने वाली सड़क होती है, उसे ही हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 कहाँ पे है, तो अमृतसर से दिल्ली तक को जोड़ने वाले राजमार्ग संख्या 1 है, तथा दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला राजमार्ग संख्या 2 है ना। और इसे ही हम ग्रेट ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मैप में कि देखिए यहाँ पे अमृतसर है और अमृतसर से यहाँ दिल्ली है, इससे जोड़ने वाली जो सड़क है उसे राजमार्ग संख्या 1 नाम दिया गया है ना। और दिल्ली से कलकत्ता तक, यहाँ पे कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, तो कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता तक जो जोड़ने वाली सड़क है उसे राजमार्ग संख्या 2 कहा गया है। और इन दोनों सड़कों को, राजमार्ग संख्या 1 और 2 को, दोनों को मिलाकर हम ग्रेट ट्रंक रोड कहा जाता है इस रोड को, है ना। और इसे बनाने वाले कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे, इसलिए इस मार्ग का नाम भी शेरशाह सूरी कहा जाता है इस मार्ग को। ठीक है, इसके अलावा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है ना। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में बहुत सारे बुक में, कुछ बुक में दिया हुआ है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है ना। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 था इसे ही विस्तार करके बढ़ा के 44 बनाया गया है ना, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, उसे ही अभी वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। तो आप लोग को किताब में दिया हुआ है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी 7 ही कहा गया है ना। लेकिन कुछ कुछ किताब में अभी नया छपेगा तो आप लोग को भी देखने के लिए मिलेगा। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है उसकी लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग जो है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो 47 है, और कहाँ है, तो पुडुचेरी में है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राज्य मार्ग। हम लोग अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ लिए, समझ गए, अब हम देखेंगे राजमार्ग क्या होता है। तो राजमार्ग जो ऐसा मार्ग होता है जो राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है ना। राज्यों की राजधानियों को जिला के मुख्यालय से जोड़ने वाली मार्ग को ही हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। और इन सड़कों की देखरेख का काम कौन करता है, तो राज्य लोक निर्माण विभाग करती है राजमार्ग की देखरेख और निर्माण का कार्य। ठीक है, अब हम देखेंगे जिला मार्ग, है ना। तो यह जिला मार्ग कहाँ पे होता है, तो यह सड़कें जिले से, यानी कि जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है ना। प्रत्येक जिले में बहुत सारे प्रखंड होते हैं और जिले को प्रखंड से जोड़ने वाले मार्ग को हम जिला मार्ग कहेंगे। और इन सड़कों की देखरेख कौन करता है, तो जिला परिषद के अंतर्गत इसका देखरेख और निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अन्य सड़कें के अंतर्गत कौन सा सड़क आता है। यह सड़कें गांव से प्रखंड को, है ना, गांव से प्रखंड को या फिर गांव से जिला के मुख्यालय को जोड़ती है। उन सड़कों को हम अन्य सड़कों के अंतर्गत कह सकते हैं।
ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि गांव को जिले से या फिर प्रखंड से पक्की सड़कों के में से जोड़ा जाएगा, है ना, ताकि सभी को सुविधा हो सके और प्रत्येक मौसम में, गर्मी, बरसात, जाड़ा, सभी मौसम में वो रोड चल सके। इसलिए पक्के रोड का बनाने का योजना है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी गांव को प्रखंड के और या फिर जिलों से जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कें का मतलब होता है सीमा, यानी कि देश की जो सीमा होती है वहाँ पे जो सड़क बनते हैं उसे ही हम सीमांत सड़कें कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश की सीमा में यदि सड़क अच्छे होंगे तभी तो हम सेफ महसूस करेंगे ना, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए सीमांत सड़कें का निर्माण होना चाहिए और किया जाता है। और किसके अंतर्गत होता है, तो सीमा सड़क संगठन इसका देख रेख करती है और उसका निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। तो सीमांत सड़कें देश की सीमांत क्षेत्रों में, है ना, देश की जो सीमा होते हैं उन क्षेत्रों में या फिर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें होती है, जिसे सीमा सड़क संगठन बनाती है और इसका देख रेख भी करती है। इसी सड़क को हम सीमांत सड़क कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखें, इस इमेज को देख के हम कह सकते हैं, आप लोग जब भी सफ़र करते होंगे, है ना, एक जगह से दूसरे जगह बस में जाते हैं कहीं पर, तो आप लोग इस तरह का रोड की सड़क के किनारे में देखे होंगे कि इस तरह से बना हुआ होता है ना, पत्थर का बना होता है या फिर सीमेंट का इस तरह से बने हुए आकृति होती है। तो इससे हम क्या समझ में आता है, तो इससे देख के हम ये जान सकते हैं कि हम कौन से मार्ग में, है ना, कौन से सड़क में हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है येलो और वाइट में, है ना, यदि हम सड़क के किनारे देखेंगे कि येलो और वाइट में अगर इस तरह का बना हुआ है किसी पत्थर में या फिर सीमेंट में, इस तरह से लिखा हुआ है, येलो और वाइट में होता है, तो हम उसे देख के समझेंगे कि हम कौन से रोड में चल रहे हैं, कौन से सड़क में चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे हैं, ठीक है, वो रोड राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होगी, है ना। और यदि उस रास्ते में यदि हम देखते हैं कि कोई भी रोड के किनारे यदि ग्रीन और वाइट में यदि हम उसको देखते हैं तो हम समझेंगे कि वो राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग है। और यदि ब्लैक एंड वाइट, है ना, ब्लैक और वाइट में यदि हम इस तरह से देखते हैं तो हम समझेंगे वो जिला मार्ग है ना, हम जिला मार्ग वाले सड़क में चल रहे हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे कि ऑरेंज और वाइट में यदि इस तरह से बना हुआ है रोड के किनारे में, तो हम समझेंगे कि हम किसी गांव से प्रखंड में या फिर गांव से जिला में जा रहे हैं, है ना, उस रोड पे हम परिवहन कर रहे हैं। तो इस तरह हम इस तरह का इमेज को देख के हम जान सकते हैं कि हम किस रास्ते पे परिवहन कर रहे हैं, है ना। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग है या राज्य मार्ग है या फिर जिला मार्ग है या फिर अन्य सड़क है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेल परिवहन। तो रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है ना, यात्रियों के लिए एवं माल एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए रेल परिवहन जो है प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा एवं लंबी दूरी तक सामान को ले जाने के लिए हम इसे का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। यदि हमें व्यापार करना होगा, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होगा, तो उसमें हमें रेल परिवहन बहुत सुलभ होते हैं, है ना, सस्ते भी होते हैं। भ्रमण के लिए भी हम रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। और तीर्थ यात्रा देखिएगा, कभी समय समय पे ऐसा होता है, जैसे सावन के महीना में, है ना, लोगों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन खुलती है जो उसको उन्हें तीर्थ यात्रा तक पहुंचाती है ना। कभी कभी यह जो सेवा है निःशुल्क भी होती है। तो तीर्थ यात्रा के लिए भी यह रेल परिवहन सुलभ होती है। और लंबी दूरी यदि हमें तय करना है तो इसके लिए भी रेल परिवहन बहुत ही सुलभ होता है और सस्ता भी होता है। इसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेल परिवहन के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है ना, चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, खलासी टीटी होते हैं, टिकट काटने के लिए टिकट के लिए होते हैं,
कलेक्टर की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना। इसलिए भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ये तो एक तो हमें परिवहन उपलब्ध कराता है और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को, देश के बहुत सारे लोगों को यह रोजगार भी देने का कार्य करता है। ठीक है। रेल परिवहन में प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे कई मंडलों में बांटा गया है ना, जिस पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। तो रेल परिवहन को अलग अलग मंडलों में बांटा गया है ना। आपकी किताब में दिया हुआ है कि 16 मंडल में बांटा गया है, लेकिन अभी फिलहाल में यह 19 हो गया है ना, 19 मंडलों में इसे बांटा गया है ना। और इसका रेल बोर्ड नियंत्रण इसका रखता है ना। तो आइए हम देखिए ये देखिए यहाँ पे इमेज है। तो मान लेते हैं हमारा भारत देश है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, और इधर दाहिना और पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहेंगे कि उत्तर रेलवे है ना। 15 भागों में बांटा गया है, 15 मंडल में। तो कैसे कैसे बांटा गया है, तो उत्तर व सबसे उत्तर में जो रेलवे का मुख्यालय है उसे उत्तर रेलवे कहेंगे, और नीचे दक्षिण वाले को दक्षिण रेलवे, है ना। मद्रास में है दक्षिण रेलवे और दिल्ली में है उत्तर रेलवे। उसी तरह पूरब वाले हिस्से को, सबसे पूरब में जो भाग जो मुख्यालय होता है उसे हम पूरब रेलवे कहेंगे ना, पूर्व रेलवे कहेंगे, जो कहाँ है तो कोलकाता में। और उसी तरह देखिए मुंबई में है ना, पश्चिम रेलवे कहाँ है तो मुंबई में। ये अलग अलग मंडल में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है ना। और जो पूरब है ना, पूरब और बीच वाले के भाग में जो आता है उसे हम मध्य कहेंगे, यानी कि दोनों के बीच में वाले भाग को हम मध्य कहते हैं, तो मध्य कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे पूर्व मध्य रेलवे, है ना, जो बीच में आते हैं। पूरब में नहीं, पूरब में तो कोलकाता आ गया, लेकिन कोलकाता और बीच में सेंटर के बीच वाले हिस्से में, जो इसके मध्य वाले भाग में जो जोन होते हैं, जो मंडल बनाए जाते हैं, उसे हम पूर्व मध्य मंडल कहते हैं, है ना, पूर्व मध्य रेलवे। तो देखिए बिहार के हाजीपुर में, यानी कि यहाँ पे हाजीपुर में, है ना, पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है ना। पूर्व मध्य मंडल यानी कि पूरब में है और बीच में है ना, पूरा किनारे में नहीं है बल्कि ये बीच में है, इसलिए इसे पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कहा जाता है। तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है, ठीक है। बिहार से खुलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, यानी कि हमारे बिहार से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो खुलती हैं, है ना। कौन कौन सी हैं, तो विक्रमशिला है, लिच्छवी है, मगध है, महाबोधि एक्सप्रेस है, जननायक एक्सप्रेस है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेन हैं जो हमारे बिहार राज्य से खुलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो ट्रेन है सबसे पहले कब चली, किसके शासनकाल में चली, है ना, और कितने दूर तक चली और कहाँ से कहाँ तक चली। तो भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, जिसमें 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो सबसे पहले रेलवे कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने, है ना, और 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। और ये कब हुआ था, तो 1853 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन होता था, है ना। अंग्रेजों में भी उस समय किसका शासन था, तो लॉर्ड डलहौजी का शासन काल था। उस समय हमारे देश में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, है ना, रेल चली थी, है ना। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। अब हम देखेंगे पाइपलाइन। पाइपलाइन भी जब स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे देखिए इमेज में है ना, जमीन में गड्ढा करके इस तरह से पाइप बिछाया जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी से इसे ढक दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें लोग नहीं बल्कि इसमें पानी का परिवहन किया जाता है। कच्चा तेल, पेट्रोल, है ना, जल या फिर प्राकृतिक गैसों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन देखिए हम
क्या होता है कि यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं, है ना। पहले इसका प्रयोग शहरों व उद्योगों में सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि वर्तमान में हमारे देश में देखिए बहुत सारे पेट्रोलियम हम लोग के बारे में जानकारी हो गई है, कच्चा तेल, है ना, प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। तो इसके लिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या किए हैं कि वर्तमान में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, जल एवं प्राकृतिक गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन पाइपलाइनों के द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है। बिहार के बरौनी में, है ना, बरौनी में हम जानते हैं कि तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत, है ना, में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति इन पाइपलाइनों के माध्यम से ही की जाती है ना। तेल शोधक कारखानों में जहाँ पे इसकी खदानें होती हैं, वहाँ से तेल शोधक कारखाना तक पहुँचाने के लिए हमें इन पाइपलाइनों की आवश्यकता होती है ना। इनके द्वारा हम पेट्रोलियम पदार्थ को, तेल को, है ना, खनिज पदार्थों को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें कि आज हमारा परिवहन चैप्टर, स्थल परिवहन, हम लोग स्थल परिवहन के बारे में पढ़े हम लोग। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है। इससे पहले भी हम लोग 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उन क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लें, है ना। मैं उन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दे दूँगी। प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास देख सकते हैं। जो भी क्लास अब तक हम लोगों ने किया है, पढ़े हैं, उनको आप देख सकते हैं, तभी आपको आगे के हर क्लास समझ में आएंगे। ठीक है। तो और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार।